नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक परफेक्ट विल या एक अच्छी विल कैसे बनाई जाए। और अच्छी विल वही मानी जाती है जो कि लीगली स्ट्रांग हो, प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड हो, और यदि कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाए तो उसको चैलेंज उसका फेल हो जाए, यानी कि जो भी उसको चैलेंज कर रहा है वो अपने इरादों में सफल ना हो पाए। ऐसी विल आपको बनानी चाहिए, या वो उसको चैलेंज ही ना कर पाए, उसको कोई उसमें ऐसी त्रुटि ना मिले कि वो उसको चैलेंज कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम बहुत ब्रीफली बात करेंगे कि वसीयत क्या होती है। देखिए, वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है। जो भी अपनी प्रॉपर्टी को अपने मरने के बाद किसी को देना चाहता है, चाहे वो उसके उत्तराधिकारी हो, लीगल हेयर्स हो, या कोई और हो, यानी कि वो अपने रहते रहते ये निश्चित करना चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किसको मिलेगी, तो ऐसे में वसीयत यानी कि विल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद किसको जाएगी वो बता सकते हैं। और अब क्वेश्चन आता है कि विल बनानी क्यों चाहिए। देखिए, एक इंसान के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी होती है, चल अचल संपत्ति होती है। तो ऐसे में कई बारी जो लीगल हेड्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, उनमें आपस में झगड़े बढ़ जाते हैं। तो उन झगड़ों को खत्म करने के लिए शुरू में ही झगड़े ना होए, ये सोच करके विल बनाई जाती है कि मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को लेकर के मेरे घर वालों में किसी भी तरह की कोई झगड़े ना हो, इसलिए विल बनाई जाती हैं। और एक खुद की सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जिसको देनी है ये प्रॉपर्टी उसी के पास जाए, ये भी एक पर्पस है विल बनाने का। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन विल बना सकता है। देखिए, कोई भी जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और जो मेंटली स्टेबल है वो अपनी विल बना सकता है। उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। तो कोई भी मेजर व्यक्ति जो कि मेंटली स्टेबल है, अनसाउंड माइंड का नहीं है, वो अपनी विल बना सकता है। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि विल बनाने की क्या कोई आइडियल एज है, क्या कोई ऐसी एज जिसमें कि जाकर ये हो कि हाँ अभी अब विल बना लेनी चाहिए। देखिए, ऐसी कोई भी एज निर्धारित नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। तो यदि किसी के पास चल अचल संपत्ति है तो ऐसे में वो अपनी विल बना सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। लेकिन नॉर्मली आमतौर पर इंडिया में पहले तो विल बनाते ही नहीं है, और अगर विल बनाते हैं तो बहुत लेट जाकर बनाते हैं। लेकिन आइडली अगर हम बात करें तो 40 साल के बाद व्यक्ति को अपनी विल के बारे में सोच लेना चाहिए। अगर उसके लीगल हेयर्स हैं या नहीं भी हैं, उसके पास चल अचल संपत्ति है, तो उसको उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और विल के बारे में विचार करना चाहिए। इसके बाद आता है कि उसमें विल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मेंशन की जाती है। देखिए, विल में हर तरह की प्रॉपर्टीज मेंशन की जाती हैं जिसका कि वो खुद मालिक है और वो अपनी विल में मेंशन करना चाहता है। तो उसमें उसकी मूवेबल प्रॉपर्टीज भी आ गई। मूवेबल मीन्स जो इमूवेबल नहीं है। इमूवेबल कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आपकी कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो इमूवेबल होती हैं, अचल संपत्ति। और चल संपत्ति में आपकी बाकी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बैंक की एफडीज हो गई, अकाउंट्स हो गए, डिबेंचर्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ज्वेलरी होगी। इस तरह की सभी चीजें आपकी चल संपत्ति में आ जाती हैं। तो आपको चल और अचल संपत्ति दोनों ही अपनी विल में डालनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या विल की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, विल की रजिस्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ये एक ऑप्शनल है। अगर एक विल रजिस्टर्ड है और एक विल अनरजिस्टर्ड है तो दोनों ही विल वैलिड हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा, एक अनरजिस्टर्ड विल को थोड़ा और ऑथेंटिकेट करता है उसका रजिस्ट्रेशन। हालांकि वो बिल्कुल बराबर हैं। कोर्ट में दोनों को यदि कोई चैलेंज करता है तो दोनों को उसी प्रोसेस से ही उसको प्रूव करना पड़ेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ विल जो है कंपल्सरी नहीं है। लेकिन आपकी विल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसमें जो भी आप टर्म्स अपनी लिख रहे हैं, जो भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लिख रहे हैं, जो भी आपकी इंटेंशन है उसमें
किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हुआ, आपकी इंटेंशन जो आप विल में अगर आपने ठीक नहीं लिखी, तो वो चैलेंज आसानी से हो सकती है और विल वो खत्म भी हो सकती है। अगर वो चैलेंज की जाती है तो हो सकता है जिसने वो चैलेंज की है वो केस जीत भी जाए। तो इसलिए विल जब भी बनाए तो एक्सपर्ट लॉयर की एडवाइस जरूर लें, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। देखिए, अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी विल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, या एक परफेक्ट विल जिसको हम कहते हैं, वो कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिटेल्स ऑफ द टेस्टेटर। जो भी विल बना रहा है उसको हम टेस्टेटर भी कह देते हैं, एग्जीक्यूटर भी कह देते हैं। तो जो भी एग्जीक्यूटेंट जो भी है उसकी डिटेल्स पूरी होनी चाहिए। उसका नाम, फादर्स नेम, उसकी एज, एड्रेस, आधार कार्ड भी आप लिखवा सकते हैं, लिखवाना चाहिए, क्योंकि आजकल उससे ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिटेल्स ऑफ द टेस्टेटर। उसके बाद आता है कि डिक्लेरेशन ऑफ द टेस्टेटर। देखिए, जब भी कोई विल बनाता है तो उसमें एक डिक्लेरेशन, ये बहुत जरूरी है, एक पैराग्राफ होता है उसमें कि आपकी जो है अपनी मर्जी से विल बना रहे हैं, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, और आप बिल्कुल मेंटली स्टेबल हैं। क्योंकि ये पॉइंट्स बाद में जब चैलेंज होती है विल, तो ये पॉइंट्स बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आपने डिक्लेरेशन ऑफ द टेस्टेटर, इस पॉइंट को भी हमेशा याद रखना है। उसके बाद आती है आपकी डिटेल्स ऑफ द लीगल हेयर्स। आपके देखिए कितने लीगल हेयर्स हैं आपको बताने पड़ेंगे। उसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे, चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, तो सभी आपको इसमें आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी। उनका नाम, अगर वो मैरिड हैं तो किससे मैरिड हैं, और अगर कहीं और रहते हैं तो आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टीज और एसेट। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आपको उसमें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे मूवेबल हो। अगर आप उसको और ज़्यादा डिटेल लिखना चाहें, जैसे कि बैंक अकाउंट्स हैं, तो आप बैंक अकाउंट्स डालिए, अपने बैंक के नाम भी डालिए, और प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ का आप उनका अपना एड्रेस डालिए, और आपका शेयर कितना है। देखिए, कई बार ज्वाइंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको ज्वाइंट प्रॉपर्टी आपका कितना शेयर बन रहा है वो शेयर मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह आपकी कोई सोल प्रॉपर्टी है आपकी, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। आपकी कोई ज्वेलरी है तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। लॉकर है तो वो करना पड़ेगा। बैंक में कैश पड़ा है, अकाउंट्स हैं, एफडी का अकाउंट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, पीपीएफ अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, जो भी आपकी सारी चीजें हैं मूवेबल चाहे इमूवेबल, आपको उसमें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ द बेनिफिशियरीज, यानी कि आप किसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं। आपके लीगल हेयर्स हैं, यदि आप सबको देना चाहते हैं तो सारे बेनिफिशियरी हो गए। यदि आप किसी एक को देना चाहते हैं, दो को देना चाहते हैं, तो वो आपके बेनिफिशियरी होंगे, और आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि वो कौन कौन है। उसके बाद आता है हमारा पॉइंट डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी या शेयर। देखिए, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है आप उसको किस तरह डिवाइड करेंगे अपने बेनिफिशियरीज में या अपने लीगल हेयर्स में, उनका कितना कितना शेयर होगा, ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। यदि आपकी एग्जांपल हम लें, यदि कोई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई आपका फ्लैट है या लैंड है, उसमें से आप जो हैं, आपके 2 या 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं मान लीजिए, तो आप तीनों को कितना कितना शेयर देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप 25% एक को देना चाहते हो, एक एक को, और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग है वो थर्ड पर्सन को, यानी कि 50% जो है वो थर्ड को देना चाहते हो, या आप सबको इक्वली देना चाहते हैं, तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप उनको इक्वली दे रहे हैं। तो ये है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेनिफिशियरीज में या अपने लीगल एज में किस शेयर में, इस शेयर के हिसाब से आपने देनी है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है रीजन फॉर एक्सक्लूजन। देखिए, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई लोग मिस कर देते हैं, कई लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। यदि आप अपने लीगल हेयर्स में से किसी को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, आप उसको नहीं देना चाहते कुछ भी, तो आपको उसमें रीजन देना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हो उसके कई रीजन है। देखिए, कई बार जैसे फीमेल्स होती हैं या डॉटर्स होती हैं, डॉटर्स की आप मैरिज कर देते हैं तो वो दूसरे घर में चली जाती हैं, और उनको आप कई बार दे चुके हैं ऑलरेडी, उनके मैरिज पे लगा चुके हैं पैसे, आप उनको उसके बाद भी, मैरिज के बाद भी कई बार फाइनेंशियल हेल्प कर चुके हैं, तो आप उनको फर्दर और कुछ नहीं देना चाहते, तो आपको उसमें ये लिखनी पड़ेंगी चीज़ें। इसी तरह कोई और है, कोई सन है आपका, आपने उसको जो है कहीं सेटअप बिजनेस कराया है, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऑलरेडी, तो ऐसे में आप उसको और कुछ नहीं देना चाहते हैं, तो आपको ये रीज़न लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका कोई और हो लीगल हेयर जिसका कोई अपने इश्यूज आपके चल रहे हैं, आपको उसकी नहीं बनती है,
तो इस वजह से आप उसको नहीं देना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ भी मेंशन करनी पड़ेगी। तो एक मोटा मोटा ये है कि आप किसी को उस विल में शेयर नहीं दे रहे हैं, उसका रीज़न आपको उसमें लिखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप अपने लीगल हेड से हट के किसी थर्ड पर्सन के नाम पे विल करने जा रहे हैं, तो आपको दोनों चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी, रीज़न फॉर एक्सक्लूजन भी कि आप अपने लीगल हेयर्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं उस विल से, और रीज़न फॉर इंक्लूजन भी कि आप किसी थर्ड पर्सन को ये क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में विल चैलेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको रीज़न फॉर एक्सक्लूजन तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है स्पेसिफिक कोई डायरेक्शंस, यानी कि आपकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं अपने विल में तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। यानी कि इसमें कई बार होता है कि जैसे मान लें आपने ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने अपने सन को दे दिए, 2 सन्स को दे दिए, लेकिन उसमें आप चाहते हैं कि अगर उससे कोई रेंटल है तो वो आपके वाइफ को जाए, तो ऐसे में आप स्पेसिफिक डायरेक्शन डाल सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे सन्स में इक्वली इनहेरिट होगी, लेकिन इसमें जो भी रेंट आ रहा है वो मेरी वाइफ को जाएगा। तो इस तरह की आप स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपके देखिए 2 विटनेसेस होने चाहिए। जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके 2 विटनेसेस होने बहुत ही ज़रूरी हैं, और ये विटनेसेस आपके यंग होने चाहिए। मेरे हिसाब से आपको 40 के करीब जो हैं एज के विटनेसेस लेने चाहिए, क्योंकि जब भी एक विल एग्जीक्यूट होती है तो वो इम्प्लीमेंट होती है बाद में, जब डेथ हो जाती है एग्जीक्यूटेंट की तो उसके बाद जाके वो इम्प्लीमेंट होती है। तो ऐसे में यदि 10, 20, 30 साल निकल भी जाएं तो अगर वो विटनेसेस की एज भी ज़्यादा होगी तो वो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनकी भी एज के हिसाब से हो सकता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ हैपनिंग या कुछ उनकी एज के हिसाब से उनको प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ऐसे में विटनेसेस को रखें 40 के करीब। तो ऐसे में अगर कोई बाद में कोई उनकी रिक्वायरमेंट भी होगी तो वो मिल सकते हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। और विटनेसेस में आप ध्यान रखें कि जो भी बेनिफिशियरी है उसको आप कभी भी विटनेस ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही एक लीगल पॉइंट आ जाता है कि आपने जिसने भी बेनिफिशियरी है यानी कि उसने अपने प्रभाव में ला करके आपकी विल बनवाई है, और ऐसे में विल कैंसिल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी जो भी मैंने बताई हैं, जैसे कि अब डिटेल्स ऑफ टेस्टेटर, डिक्लेरेशन ऑफ टेस्टेटर, उसके बाद डिटेल्स ऑफ लीगल हेयर्स, आपकी डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी शेयर, रीजन फॉर एक्सक्लूजन, स्पेसिफिक डायरेक्शंस और 2 विटनेसेस। तो ये है आपको मेरा वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कुछ आपको ब्रीफली विल के बारे में बताया और कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं एक अच्छी या परफेक्ट विल बनाने के लिए, जो कि कोर्ट में चैलेंज ना हो सके, और अगर चैलेंज हो भी जाए तो भी आपकी विल को कोई तोड़ ना सके। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया और कुछ भी आपको इससे गेन हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक मेरे ईमेल आईडी पर या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।